अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इंतहाई अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असगर खान केस दोबारा समाअत के लिए खोल लिया है। और असगर खान केस अगर आपको याद नहीं या आपने टीवी मिस किया या अखबारों में नहीं पढ़ा पिछले 2 दिन में, तो बड़ा सिंपल है कि ISI के थ्रू काफ़ी लोगों को पीपल्स पार्टी की मुखालफत के लिए पैसे दिए गए और उनकी हल्का बंदियाँ की गई और उनको तैयार किया गया कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस में हराया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस में और डेमोक्रेसी के अंदर एक धांधली है और स्पैनर्स या रोड़े अटकाने वाली बात है। और हद तो यह है कि ये जो इलेक्शन सेल बना था ISI का, जिसका खुद एतराफ़ किया मिर्ज़ा जनरल असलम बेग ने, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, और जनरल असद दुरानी ने, कि जो उस वक्त ISI को हेड कर रहे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, उसमें नादिर मगजी साहब का आता है, जाम यूसुफ साहब का, खुद लियाकत बलोच साहब का नाम आता है। वैसे तो वो हमें बड़े सुनाते रहते हैं कि अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन यहाँ पैसे लेने से नहीं वो चूके। और जनाब उनका नाम आया, जमात इस्लामी का भी नाम आया, हुमायूं मरी का नाम आया, मुजफ्फर हुसैन शाह का नाम आया। यूसुफ हारून साहब ने कहा कि उन्होंने MQM के बिहाफ पे पैसे लिए हैं। MQM ने डायरेक्ट कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन उन्होंने उनके बिहाफ पे लिए बहरहाल 5 मिलियन। और बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, उनका मौक़िफ़ यह है कि इस केस को दोबारा खोलने की क्या ज़रूरत है, पुरानी बात है, ख़त्म करें, मटी डालें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि नहीं, इस केस की हेयरिंग होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो विक्टिम पार्टी है इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि अभी ये सब्जुडिस मैटर है, अदालत साबित करेगी सही है या गलत है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इसमें एक विक्टिम पार्टी है। उनका क्या मौक़िफ़ है वो बताने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर कमर ज़मान कायरा साहब। हमारे पास बैठे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जनाब सदीकुल फारूक साहब। दोनों हजरात इस्लामाबाद में हैं। लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मोहतरम हाफिज सलमान भट्ट साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब उमर चीमा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कायरा साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? बशर साहब, ये एक बहुत पुराना केस था। जनाब असगर खान साहब खुद टॉक शोज़ में, एक दफ़ा तो मेरे साथ भी एक टॉक शो में थे, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दफ़ा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और मेरी पिटीशन नहीं सुनी जा रही। इस पे हर तरफ से डिमांड थी और मुस्लिम लीग ने भी इसको वेलकम किया है कि चलें, ये डिमांड अगर है लोगों की तो आना चाहिए। एक ओल्ड पेंडिंग केस है और ये केस पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अजीब व गरीब केस इसलिए है कि इसमें उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जो एक एजेंसी के सरबराह थे उनका एफिडेविट है। क्योंकि हम तो हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान की बहुत सारी जमातें बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती हैं और हम इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिक्स उन एजेंसीज के इन स्पाइट ऑफ देम हम पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये अब तारीख खुलकर कौम के सामने आ रही है, एक अच्छी बात है। ये एक ओल्ड पेंडिंग मुकदमा था, इसका फैसला होना चाहिए। सदीकुल फारूक साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो नाम सबसे सर फहरिस्त है, बहुत कदावर शख्सियत हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर लुकमान साहब, हम इस केस को वेलकम करते हैं। हमारा दोहरा मेयार नहीं है कि हम मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा जो है वो थू थू करें। एक केस रजिस्टर करवाया, एफिडेविट लगे हैं, तो अदालत में आए, आगे शहादतें दें। बुनियादी बात तो ये है कि किसने लिए, किसके बिहाफ पे लिए, क्यों लिए गए, आया वाकई नवाज़ शरीफ या कुछ लोगों ने लिए हैं या दरमियान में कुछ लोगों ने को पैसा लेके और नवाज शरीफ को कहा कि हमने पहुंचा दिए हैं। ये सारी बातें तय होनी हैं। फारूक साहब, उसकी रसीदें हैं और सबसे पहली बात है कि चौधरी निसार ने अर्ज किया कि क्यों खोला ये केस दोबारा, वो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि चौधरी निसार साहब भी अदालती कार्रवाई और कोई रजिस्टर्ड केस हो तो उसको NRO के जरिए ख़त्म करने के कभी हामी नहीं हो सकते। ये दुरुस्त बात है और हम इसे वेलकम करते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस आदमी का हाल ये हो कि मेरे ज़रिए भी बेमकान लोगों को, गरीबों को, यतीमों को बहुत बड़ी यानी अमाउंट मिली हो मजमूई तौर पर, उसे 25 लाख उसने लेने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये बात किसी तौर समझ नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद मैं एक मरतबा रिपीट करता हूँ कि वेलकम, आइए, शहादतें पेश कीजिए
और साबित कीजिए। राइट। अगर हम उसमें गुनाहगार साबित हुए तो ठीक है, और अगर हम मासूम है, बेगुनाह है तो। असगर खान साहब जैसे कायरा साहब ने कहा कि बहुत अरसे से, सालों से चिल्ला रहे हैं, उनकी सुनी नहीं गई थी। सडनली असगर खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और केस री ओपन हो गया। इसमें आपको बड़ा क्रेडिट जाएगा। जज फेवर कर रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, ये बात नहीं। अब वैसे तो आपके सामने है कि हम 16 साल से यही स्ट्रगल कर रहे थे कि मुल्क के अंदर एक आज़ाद अदलिया हो और फैसले जो हैं वो आज़ाद मंच पे किए जाएं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये असगर खान साहब के पीटीआई ज्वाइन करने से पहले ही अगर आप देखें कि 4-5 महीने पहले भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ये स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि इस ख़ास तौर पे जब उस वक्त जब PMLN ने जब हम पे इल्ज़ाम लगाया कि जी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और PTI को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, तो उस वक्त हमने ये मुतालबा किया था कि जब ऑलरेडी एक इस तरह का केस, इस नौयत का केस अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको सुना जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की नौयत के जो अहम केस हैं इनका बड़ा एक गहरा असर है पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर, जमहूरी निज़ाम के ऊपर। आपके सामने मुबशर के, लेकिन आप इससे एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने गैंग अप करके और तमाम अपोजिशन पार्टीज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए? देखिए, ये तो आप जो एफिडेविट खुद एक साबिक DGI ने जो दिया है उससे तो यही साबित होता है कि जो आज जो बड़े जमहूरियत के चैंपियंस बनते हैं उनके किरदार क्या है, माजी में उनके क्या किरदार रहे। तो लिहाजा ये बड़ा अच्छा बड़े दुख से मुझे ये पूछना पड़ रहा है सवाल, बहुत दुख से। तो इसका मतलब है इन तमाम सालों में अगर एक जमहूरी जमात रही है तो वो पीपल्स पार्टी थी। खैर, खैर का क्या मतलब है? सच बोले ना, इस वक्त हाँ या ना? मुबशर, आपको भी पता है कि इस वक्त जितनी ये बड़ी जमात है, इनका आगाज तो इनका डिक्टेटरशिप से ही हुआ है ना। बोले ना, हाँ देखिए, इनका आगाज तो डिक्टेटर की गोद से ही हुआ है ना। ये कैसे कहा जा सकता है कि इनका किरदार नहीं है? तो और आगाज तो तहरीक इंसाफ का भी एक डिक्टेटर की गोद से हुआ है। उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रोल आ जाएगा। अच्छा, आगाज तो आपका भी एक डिक्टेटर की गोद से ही हुआ है। नहीं हुआ, वो मुशर्रफ के साथ आप मिल गए थे जाके? नहीं, हमारा 96 के अंदर हमने पार्टी का आगाज किया, हमें तो किसी डिक्टेटर ने सपोर्ट नहीं किया, ना हमने किसी से पैसे लिए। मुझे ये बताएं हाफिज सलमान भट्ट साहब, इस बारी मुकमका करने का जमात इस्लामी की क्या कीमत होगी? पिछली बारी का तो समझ आ गया, लड़ने के लिए क्या था, अब मुकमका के लिए क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर भाई, मैं पहले तो बहुत ही दिल की गहराइयों से इस केस के ओपन होने का खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये जो लपेट देना है ना कि ये सारों के साथ के सारे ही ऐसे हैं, ये हमें भी लपेट दिया जाता है, सारे ही ऐसे हैं, उसमें हमारा नाम भी लिख दिया थे ना, IGI थी ना। मैं अर्ज करता हूँ ना जी, मैंने इलेक्शन लड़ा है ना, 88 में भी लड़ा है, 90 में भी लड़ा है, 88 में। आपके साथ तो एंड हो गया, लियाकत बलोच साहब ले गए पैसे, आपको तो मिले ही नहीं। लियाकत बलोच साहब 1988 में जमात इस्लामी लाहौर के सेक्रेटरी थे, बहुत छोटे ओहदेदार थे। अगर कोई बात होती तो प्रोफेसर गफूर पे आनी चाहिए थी, जो जमात इस्लामी के नायब अमीर भी थे और IGI के जनरल सेक्रेटरी थे। ये स्टोरी बनाने वालों बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि काजी हुसैन अहमद अमीर थे और प्रोफेसर गफूर अहमद नायब अमीर थे, और वो थे सेक्रेटरी जनरल, लियाकत बलोच नहीं थे। अच्छा, आपने नहीं लिए पैसे? अब कतन नहीं लिए, ये तो अब साबित हो जाएगा। तो कर रहे ना, जनरल असद दुरानी को और असलम बेग को सू क्यों नहीं करते आप लोग? केस पहले से अदालत में मौजूद है ना जी, कि हमें तो यहाँ एक जुमला मैं अर्ज करूं, एक जुमला। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, सियासतदान, अगर कोई सियासतदान है तो आपका ख्याल है कि वो इनको पैसे लेके रसीदें दे देगा कि ये ले लो रसीद अपने पास रिकॉर्ड में रख लो, ये हमने आपसे लाख रुपए ले रहे हैं, 20 लाख ले रहे हैं। साहब, ये हो रहा है माजरत के साथ, एस्टैब्लिश ही ये हो रहा है, सियासतदान तो आज बने आप लोग या ये सारे, उस वक्त इतने कदावर नहीं थे, और यही तो बात एस्टैब्लिश हो रही है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए क्या लुकमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 1976 में मैं सुने एक लम्हा, 1976 में सुन ले, आते हैं इसमें को जातियात की बात तो है। अगर मेरा एक जुमला सुन ले तो कहा साहब, फिर जितनी मर्जी बात करें, आपकी पूरी किताब मुश्किल से टाइम मिलेगा, लेकिन अगर इजाजत दें तो गुजारिश मुबशर साहब ये है कि ये केस जो है ये पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे परतें खोलेगा, बहुत सारे जो है ना चेहरे अयां करेगा। हमारा ये मौकफ रहा है, आपने भी कहा, और ये अक्सर कहा जाता है कि सारी जमातों की जो बुनियाद है वो तो मार्शल लॉ में रखी गई। मुबशर साहब, एक चीज सिर्फ मैं वाजे करता चलूं, हाँ मेरी जमात की बुनियाद जो है वो मार्शल लॉ के दौर में रखी गई। भुट्टो साहब बिल्कुल अयूब खान साहब के साथ उनके वजीर रहे, लेकिन उनके पूरे शबाब में उनको जवाब दे के, उनकी मुखालफत करके, उनके नजरिए को एक तरफ रखते हुए अपनी जमात बनाई और उनको पूरे इक़्तिदार के दिनों में चैलेंज किया।
ये नहीं था कि डिक्टेटर के हाथों पैदा हुए और डिक्टेटर के जाने के बाद उसको याद रखते रहे। ये अलग बात है कि बाद में चीजें और तरह जवान हो गई। तो कायरा साहब एक यहाँ पे सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जनरल दुरानी को नवाजा और उनको एम्बेसडर भी बनाया जर्मनी का उस वक्त, और वो सारा ये डील का हिस्सा था, तो आज वो जो है पे ऑफ हो रहा है आपको? देखिए, असगर खान साहब के बारे में मुबशर साहब, मेरी जमात का उनके साथ कोई मोहब्बत नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट हिम एज ए गुड सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, एज ए ऑनेस्ट पर्सन। उनका एक मौकफ था, वो बार बार कह रहे थे, और वो खुद पिटिशनर है इस बात के। अगर जनरल असद दुरानी साहब अपना एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर दाखिल कराया है, और मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो जनरल असलम बेग ने तो कोर्ट के अंदर जाके कहा था कि हमने किया है, जो हो सकता है कीजिए। तो ये बात तो बड़ी वादे तौर पे सामने मौजूद है। हम ये इस बात के दाई नहीं है, सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों के चेहरे वादे हो जाएंगे और माजी में जो खेल खेले गए वो भी जरा कम से कम नुमाया हो जाने चाहिए। मैं एक मिनट, कायरा साहब कथा कलामी हो रही है, मैं जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट जो है वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, दो उसमें से चंद लाइनें करना चाह रहा सर, एक सेकंड में। और जनरल बेग को मैं कोट कर रहा हूँ, एंड आई कोट हिम दैट इन 1990 and the National Assembly of Pakistan was dissolved and the government of Ms. Benazir Bhutto was dismissed. A caretaker government was formed to hold elections within the 90 days. The then President Ghulam Isa Khan had formed an election cell directly under him, managed by Rohidad Ali Khan, Ijlal Haider Zaidi. ये रोहिदाद अली खान साहब वही हैं कि जो चैंपियन बनते हैं डेमोक्रेसी के। Then later on, answering the respondent was informed by Director General Inter-Services Intelligence that various accounts were opened and the amount of 140 million was deposited in those accounts directly by Yunus Habib। ये पूरा मेहरान बैंक स्कैंडल जो यूनुस हबीब का था वो भी सारा इसमें आ गया। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो देखते हैं इन लोगों का जिनके नाम है उसमें ये अपने दिफा में क्या कहते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उमर चीमा, क्या आपके ख्याल में ये सारे गिल्टी हैं जिनके नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखें मुबशर, अभी जैसा आपने पहले मुझे कहा कि जी हमने अब आके डिमांड की, देखें ये जिन लोगों पे इल्ज़ामात थे उनके ऊपर आप देखें ना कि जो साला साल जो वो लोग खामोशी जो उन्होंने इख्तियार की है उसकी क्या वजह थी? इनको तो चाहिए था कि ये फौरी तौर पे जिन लोगों पे इल्ज़ामात, क्योंकि इसमें कई जो आपने जैसा मियाँ साहब का नाम लिया, पार्टी के एक सरबराह है, एक बड़ी जमात के सरबराह है, उनको तो खुद चाहिए था कि इस केस को परसू मैं पता करता हूँ ना, लेकिन ये सारे मामलात जो हैं ये एक चीज की निशानदेही जरूर करते हैं कि जिस तरीके से बाकी करप्शन केसेस के ऊपर मुकमुका हुआ है इसके ऊपर भी होता रहा है। और यही आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा है, एक रिजल्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कि इस किस्म के केसेस भी जो हैं वो अब इस तरीके उनको भी परसू किया जाए। जनाब सदीकुल फारूक साहब और मुबशर साहब जी, बहुत दिनों बाद उमर चीमा साहब माशाल्लाह आए हैं और काफ़ी ज़ोरदार बातें कर रहे हैं, मुबारकबाद हो। का मैं बड़े दिनों के बाद इन्हें सुन रहा हूँ। पहली बात आप तो इनका फोन नंबर ले लें, अगर आप इनको मिस करते हैं आप इनको वैसे फोन करके हाल पूछ लिया करें। जी जरूर जरूर। जिस भी टॉक शो में अगर पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे ने या किसी दूसरे ने ये इशू रेस किया तो हमने यही कहा कि आप अदालत में चले जाएं और मुद्दई बने। तो अब अगर आ गया है तो मैंने अर्ज किया वेलकम। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, मैं एक ज़ाती तौर पर 1976 में मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज असगर माल की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना। भुट्टो साहब का दौर था, उससे लेके बाद तक कई लोग आते जाते रहे हैं, बहुत पेशकशें करते रहे हैं, कभी एक एजेंसी वाले कभी दूसरे पे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के ना टेडी पैसा लिया, ना किसी की सुनी, ना किसी का काम किया। आखिर हमारा ज़मीर नहीं है, आखिर हम पर जिम्मेदारी नहीं है बतौर एक आज़ाद शहरी के कि हम इस पाकिस्तान का जो है वो नमक जिसका खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पहचान है, उसका कोई हक अदा करें। मैं ये समझता हूं। अच्छा, मुझे बहुत सी मैंने एक बातें शख्स तो के खुलेंगी, खुलने दें। सदीक साहब एक सेकंड, मैंने एक शख्स के मुतालिक सिर्फ कायरा साहब एक सेकंड, मैंने सिर्फ ये पूछना है कि आपकी राय में वो अच्छे आदमी थे, कम अच्छे आदमी थे जनरल गुलाम जिलानी साहब? देखिए जी, जनरल गुलाम जिलानी, अभी कायरा साहब ने भी एक बात की है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की। मैं एक मिनट, मैं उस पर आता हूं ना, मैं उस पर आता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने एक बात की, रिकॉर्ड की बात की, दुरुस्त बात है कि फिर वो वहां से निकले, लेकिन ये बात भी रिकॉर्ड किया कि फिर वो याह्या खान की काबीना में नायब वजीर आजम भी थे और वजीर खारजा भी थे। अब इसी तरह से मैं ये नहीं कहता कि गुलाम जिलानी गवर्नर था और जनाब नवाज शरीफ वजीर आला नहीं थे, ये भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो मार्शल लॉ लगा के उनकी हुकूमत ख़त्म की और उन्होंने आज तक वो जिद्दोजहद कर रहे हैं आज़ाद अदलिया के लिए भी,
ये भी तारीख का हिस्सा हाफिज है। सलमान और भट्ट ये साहब, वो एक हिस्सा सेकंड, है आप तो एक जो तीसरी निहायत एक मिनट रोशन फारूक हिस्सा साहब, है। एक सेकंड, आप तो तीसरे पार्टियां पीएमएलएन से नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक तो साबित नहीं हुआ आपका ताल्लुक, लेकिन मुझे बताएं कि क्या जनरल जिलानी के मतलब जो कहा जाता है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के गॉडफादर थे, ये सही है कि गलत है? नहीं, ये तो मतलब इसमें तो कोई शक की बात नहीं, कोई डिनाई भी नहीं कर, मुस्लिम लीग नून वाले भी नहीं डिनाई करते। जिलानी साहब की काबीना में मियाँ साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जिलानी साहब और जनरल ज़ियाउल हक साहब की चॉइस पे ही वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हमारे सामने, मैं उस वक्त कौमी असम्बली में MNA था, लाहौर से MNA था, और जब ये पार्टी बना रहे थे ज़ियाउल हक साहब, जनरल जिलानी साहब, जुनेजो साहब, तो ये सारे MNAs को इकट्ठा करते थे। हमें भी गलती से एक मीटिंग में इन्होंने बुला लिया था, गवर्नर हाउस में भी और इस्लामाबाद में भी। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं करता। मियां सब खुद भी कभी डिनाई नहीं करते। खैरा साहब, क्या कहेंगे आप? साहब ये गलती उनसे कैसे हो गई जी आपको बुलाने वाली गलती कैसे वो उन्होंने कहा ना जी कि लॉर्ड डिवीन के सारे MNA MPA बुला लें, तो वो हमें भी बुला लिए। फिर बात, हाँ वो बुला लिए जब, तो हमने मैंने जो हुआ अब सोच सकते हैं। देखिए मुबशर साहब, गुजारिश है, मैं किसी पे मैं एलिगेशन में नहीं जाता। देखिए ना, हर पॉलिटिशियन ने अपने सियासत का आगाज किया। मेरा एक और मौक़िफ़ है माज़रत के साथ, अगर आप चाहें तो मैं उसकी वज़ाहत कर सकता हूं। कही है, अगर आप चाहें तो मैं वज़ाहत कर सकता हूं। जी, सदीकुल फारूक साहब ने जो बात कही है कि वो याया खान की कैबिनेट में रहे, आई एम सॉरी, हमें डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। वो जब उन्होंने अयूब खान की कैबिनेट में इस्तीफा दिया, उसके बाद वो किसी काबीना का हिस्सा नहीं। याया खान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थे। अगर आप मेहरबानी फरमाएं, आप बता दें कि थे या नहीं थे। एक सेकंड, मैं अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें तो मैं करेक्ट कर दूं। ठीक है, मैं आप सुनना चाहता हूं। अगर आप दोनों इजाजत दें तो मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि भुट्टो साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे, वो किसी एक पार्टी के सिर्फ सरबराह नहीं थे, तो सबको पता होना चाहिए। जिस टाइम की सदीकुल फारूक साहब आप बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग के वो सेक्रेटरी जनरल थे, उस वक्त वो वजीर खारजा नहीं थे। हुजूर जब याया खान ने इलेक्शन कराए, देखिए ना ये तारीख है, याया खान ने इलेक्शन कराए, वजीर आजम मुकर्रर किया गया। भुट्टो साहब जो थे वो वजीर खारजा और नायब वजीर आजम। मैं गुजारिश करता हूँ, वो भुट्टो साहब तो फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे इस मुल्क के। सदीकुल फारूक साहब जो है पार्शली ठीक बात कह रहे हैं। जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, उसके बाद नूरुल अमीन साहब को उसने याया खान ने ही वजीर आजम मुकर्रर किया, और भुट्टो साहब थे नायब वजीर आजम और वजीर खारजा के तौर पर कौमी असम्बली में गए, और कौमी असम्बली में जो पोलैंड की तो काबीना नहीं थी, याया खान की ही, याया खान नूरुल अमीन साहब की काबीना थी ना। एक मिनट फारूक साहब, एक सेकंड, आइन की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि काबीना वजीर आजम की होती है। ये देखिए जरा करेक्ट कर लेना, इसलिए मैंने कहा पार्शली ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सदीकुल फारूक साहब बात पूरी कर लेने दे। पार्शली ठीक कह रहे थे। याया खान सदर थे, नूरुल अमीन वजीर आजम थे, और पोलैंड की जो करारदाद फाड़ने की आज भी कई दफा टीपी पे आते हैं ना, तो ये नूरुल अमीन की काबीना में थे। जी वजीर खारजा फाड़ी, नूरुल अमीन वजीर खारजा। मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं ये अर्ज करता हूं कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि याया खान के जो नामजद वजीर आजम थे और काबीना उनकी मर्जी से बनी थी, उसमें वो वजीर खारजा भी और नायब वजीर आजम। चले यूं सही। सदीकुल फारूक साहब, गुजारिश ये है कि हम एक और बहस में चले गए जिसका इस मौजू से ताल्लुक नहीं है। आप आगे चलते हैं, बात ये दुरुस्त है, आप आगे चलते हैं। एक तो मेरी गुजारिश मैं आपसे हाथ बांध के कर लेता हूं, आप बड़े हैं मुझसे, कि हमें अपनी अपनी बारी पे बात करनी चाहिए, एक दूसरे की बात काटनी नहीं चाहिए। कम से कम मैं इस बात का कायल नहीं। जी करें बात। दूसरी गुजारिश ये है कि ये कोई पहला तारीख का केस नहीं है। सदीकुल फारूक साहब से बड़ी अदब के साथ IJI बनाई गई, और उसके जनरल हमीद गुल साहब आज भी मानते हैं, क्लेमेंट हैं कि हाँ मैंने एक जमहूरी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिश करके तमाम जमातों को इकट्ठा किया। यस, ये भी एस्टेब्लिशमेंट का खेल था उस वक्त, और ये इस तरह के और बहुत सारे चेहरे जो हैं वो यहाँ होंगे। लेकिन कायरा साहब एक बात तो तय कर लेते हैं की बजाय हमें इससे सबक सीख के आइंदा के रास्ते ठीक करने चाहिए। एक बात तो कायरा साहब तय कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा दाग है जो अब धोना बड़ा मुश्किल होगा, कि जहां आप सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे हैं, वहां पाकिस्तान ही में आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ NRO भी साइन किया, और अपने तमाम मफादात की खातिर आपने हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर लिया एस्टेब्लिशमेंट से। तो अब लगता ही है कि इस हमाम में सारे ही एक जैसे हैं। देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, मुबशर साहब मोहतरमा ऑन रिकॉर्ड हैं, उसके बाद अमरीकी
जो एहलकार हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। हमने डे 1 से ये बात कही है, बिलाशुबा हमने कभी ये बात नहीं, सिद्दीकुल फारूक साहब आप पर्सनल लीजिए, हमने कभी किसी डिक्टेटर के साथ की जाने वाली गुफ्तगू को, किसी डील को, किसी मुआहदे को डिसओन नहीं किया और मुकद्दस सरजमीन पर बैठ के भी कभी डिसओन नहीं किया। हमने जो किया हमने सारी कौम के सामने रखा। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया और बाद में मुआहदे निकले, फिर 5 साल की बातें की, फिर 10 साल की बातें हुई। लेकिन ये जो एनआरओ का इशू था, मोहतरमा का बेसिक मुतालबा उनके साथ क्या था? बेसिक उनका डिमांड ये था कि पॉलिटिकल लीडरशिप को जो एग्जाइल्ड है, जिसमें मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ दोनों शामिल थे, उनको वापस आने का मौका दिया जाए। उनके ऊपर जो उनका है वो अपनी कैंपेन कर सके पाकिस्तान के अंदर, जनरल मुशर्रफ वर्दी उतारे, ये उनके मुतालबात थे। और जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ना बनने की शर्त लगाई गई थी, जो बीबी शहीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 2 पर्सन्स के स्पेसिफिक कानून बनाया गया था, उसको खत्म किया जाए। हमारा कभी भी ये मुतालबा एनआरओ का नहीं था, लेकिन हमने अगर उसको डायलॉग किया, डील किया और उसका एक मुआहदा हुआ तो उसके बेनिफिशियरी सारे बने। पाकिस्तान तरीके इंसाफ वापस आई, ठीक है, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वापस आई संभाव और में मियां कब साहब आना के वापसी चाहिए? के रास्ते खुले ना जी तब। इसी अवाम को कब ज्वाइन करेंगे? मुझे इजाजत है, मैं 1 मिनट सदीक साहब, 1 सेकंड। 16 साल से इसी स्टेटस को के खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं और यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से आज हालात यहाँ तक पहुंचे। अभी जो अब बात जो हम कर रहे हैं एजेंसियों के रोल की, और ये कारा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे वो IGI बनवाने का हो, चाहे वो NRO, चाहे और इस तरह की जो डील्स हो, और जिस तरह फिर बाद में ये उसके इन रिटर्न जिस तरह इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको बाहर भिजवाया, तो ये सारी वो बातें जिनका आखिर तब होगा जब ये इस तरह के जो केसेस हैं, जो असगर खान का केस जो सुना जा रहा है, इसके अंदर देखें बुनियादी चीज़ क्या है। जमहूरियत के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी इदारा हो। जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो इस किस्म के इकदाम आइंदा, इस किस्म के गैर आइनी जो भी कोई जो चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ, वो रोकी जा सकें। प्रॉब्लम एक और है, कायरा साहब कह रहा हूँ, सॉरी सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे जो एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं मुझे समझाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। समझना चाहें तो जी बिस्मिल्लाह, आपने जुमला बोलना था, आपने बोल लिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल पूरा कर लूँ। जी जरूर जरूर। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं सवाल पूरा करूं, नहीं करूं तो नहीं करता। सर पूरा करो सवाल। नहीं, आप फिक्र ना करें, वो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम सवाल ना पूछें, हम च्युइंगम खाते रहे, लोग समझे आवाज नहीं आ रही, वो टीवी ऊंचा करते रहे, फिर हम कह दें कि कुछ नहीं बोले हैं। बात यह है कि ये चीजें असेंबली में क्यों नहीं उठती, और असेंबली यानी जो लोगों की मुंतखब नुमाइंदा असेंबली है, हर मेजर फैसला पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी इस पे ही जोर है कि वो असेंबली से बाहर फैसले कराए, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो जुडिशरी की रेस्टोरेशन हो, चाहे वो मेमो गेट हो, कुछ भी हो। असेंबली को हमने क्यों खुद से रबर स्टैंप बना रहे हैं, 2nd लार्जेस्ट पार्टी होके? मैं अर्ज करता हूं, ये जो मेमो गेट की बात आपने की, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी निसार अली खान ने जब आर्टिकल छपा कौमी असम्बली में उठाया, दूसरे इजलास में भी उठाया, तीसरे में मैं बैठा था वहां फिर उन्होंने उठाया और वज़ीर आज़म साहब से कहा इस पे जवाब दें और एतमाद मिले कौम को। अब ये 3 इजलासों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने तसलसल के साथ उठाया मामला, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत या स्पीकर समेत सब लोगों का ये फ़र्ज़ था कि इस पे बहस करा लेते, तो उठाया तो वहीं गया था। अब जब वहां नहीं उठाया गया तो फिर उसके बाद इंक्वायरी और दीगर मामलात जो हैं वो उनके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाए गए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे ये असगर खान वाला केस हो या जो भी हो, पाकिस्तान के मसाइल की जड़ जो है वो यहाँ बार बार आइन का टूटना, मार्शल लॉ का लगना, इदारों की तबाही, करप्ट लोगों की सरपरस्ती, करप्ट लोगों को थानों से उठा के फेडरल कैबिनेट में शामिल करना, और जो शरीफ लोग हों, ईमानदार लोग हों, उनको जेलों में डालना, ये मसला है। और पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है। चीमा साहब की ये बात भी दुरुस्त है, अकाउंटेबिलिटी, आज़ाद अदलिया हो, अकाउंटेबिलिटी हो, यहाँ आइन और जमहूरियत का तसलसल हो, उससे चीज़ें दुरुस्त होंगी, सियासी पनीरियाँ लगेंगी, लोग नीचे से आके ऊपर आएंगे, काउंसलर वजीर आजम तक पहुंचेंगे, इदारे डिलीवर करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम एक और हो रही है, कायरा साहब एक छोटा सा सवाल मेरे जवाब दे दें, क्योंकि बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूं आपसे मैं। आप मोहतरम, आप वफाकी हुकूमत के नुमाइंदा हैं यहाँ पे। मैं बिल्कुल आपको, मैं लाहौर शहर में बैठा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो जाली या
कमज़ोर अद्वियात से 200 के करीब कीमती जानों का ज़िया हो गया। कायरा साहब, आप उनके घर वालों को बताएं कि जमहूरियत के समरात क्या हैं, या यानी 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम के फ़ायदे क्या हैं, या आइन पे चलना क्या होता है। लोगों का इस वक्त पॉलिटिकल इशू कोई नहीं है, लोगों के इशू गवर्नेंस के हैं। कायरा साहब, क्या ये हुकूमत में नहीं समझ आ रही लोगों को? मोशर साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं वक्त ले लूंगा क्योंकि सदीकुल फारूक साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में और हाउस के बारे में कुछ बात की है। मुझे मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको जरा क्लियर करूं। मैं बहुत चंद लफ्जों में ये मामला, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मामला उठाया तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको हाउस में रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने ये बात इंश्योर की कि मैं इसको हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान से इंक्वायर कराऊंगा। ये बात एक तो रिकॉर्ड पे रखें और ये रिकॉर्ड के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इनके दोस्तों ने, गालिबन इसाक डार साहब ने, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एक दरखास्त दी कि ये मामला वहां पे ले जाया जाए, और मामला उनकी दरखास्त पे वहां ले जाया भी गया, बाद में फॉर्मली भी भेजा गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद के जलसे में 10 दिन का अल्टीमेटम दिया और तीसरे दिन, क्योंकि पटिशन पहले तैयार हो चुकी थी, और एग्जैक्ट तीसरे दिन वो खुद और अपने चारों सूबाई सदूर के साथ उन्होंने आके पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। ये मामला प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को दिया। उससे पहले बाकायदा मुस्लिम लीग नवाज की दरखास्त थी और उनकी तजवीज़ थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से इन्वेस्टिगेट कराया जाए, और हमने करवाया। उसके बावजूद मियां साहब गए थे। बहरहाल उनका हक है, बिस्मिल्लाह, हम उस पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त करते चलिए। 3 महीने के मैं आता हूं इस पे। कायरा साहब हमारे साथ हैं, सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ हैं, हाफिज सलमान भट्ट और उमर चीमा हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कायरा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे, खत्म कर लें फिर हम आगे चलें। जी बहुत शुक्रिया। आज भी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कुछ उसी से रिलेटेड बातें की हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे तो बड़ी तल्ख ज़बान अक्सर वो इस्तेमाल करते ही हैं, उनका अपना एक तरीकाकार है जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, और अक्सर मियां साहब की अपनी पॉलिसीज को भी वायलेट कर जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बात ये कही है कि लगता है जी कोई इदारों का और गवर्नमेंट का कोई मुकमुका हो गया है आपस में। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। हम अपने इदारों को एक तरफ इदारे इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस हुकूमत के ताबे नहीं है? कोई ताबे हैं, लेकिन यही मैं कहता हूं ना जी, अगर इदारे ताबे हैं होना चाहिए। लेकिन ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का कहना कि इनका कोई मुकमुका हो गया है, और ये बात कि वजीर आजम साहब ने आज कोई तरदीद की है, वजीर आजम साहब ये तरदीद कल नहीं की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा वो हाउस में नहीं कहते। भाई अगर आप कहीं मैं जा रहा हूं, फर्ज करें बाहर निकला हूं, और मुझे कोई प्रेस वाला दोस्त ये सवाल करता है, तो मैं उसका जवाब ये कहूंगा कि मैं 5 दिन के बाद दूंगा। वजीर आजम साहब ये जवाब विहाड़ी में ऑलरेडी दे चुके थे, लेकिन वो तरतीब इस तरह की गुफ्तगू की कर देते हैं जो निसार साहब माशाल्लाह कि जो हकायक के बिल्कुल मुनाफी होती है। ओके, मैं ठीक है। उमर चीमा साहब और दायरेकार में काम करना है। सलमान भट्ट साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम लोग, फारूक साहब एक सेकंड, सदीकुल फारूक साहब प्लीज। बात पता है क्या, हाफिज सलमान भट्ट साहब है मुझे, हाफिज सलमान भट्ट साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो तमाम लोग हैं जो आपके फॉर्मर पार्टनर्स भी रहे हैं, कोएलिशन पार्टनर्स भी, बहरहाल इनके ऊपर और आप लोगों के खुद अपने सीनियर्स के ऊपर सवालिया निशान है। जब तक अदालत की तफ्तीश नहीं हो जाती, वर्डिक्ट नहीं हो जाता, तो क्या यानी अदालत के एहतराम में, इस केस के एहतराम में, ताकि कोई इन्फोर्स ना कर सके, उसको टेम्पर ना कर सके, लियाकत बलोच साहब को रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से फौरी तौर पर जमात इस्लामी से? इसी तरह बाकी जो लोग हैं जिनके नाम हैं उनको भी अपने अपने ओहदों से रिज़ाइन कर देना चाहिए ताकि केस बिल्कुल फ्री चले वहाँ पे। देखिए बात यह है कि जमात इस्लामी एक अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फौज से ज्यादा मजबूत अदारा है। फौज में बगावतें हुई हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, जमात इस्लामी में आज तक गिरोहबंदी नहीं होती। आप तो बंदा मार देते हैं। नहीं, कोई बड़े बड़े जर्नैल आप तो हमारे अंदर गिरोहबंदी नहीं पैदा कर सके, कर ही नहीं सकते। एक तो है ही 4000 लोग, एक तो है ही 4000 लोग, उनमें कितने गिरोह बन जाएंगे? 4000 है या 4 है। हम अपना अदारा है, हम अपनी तफ्तीश करते हैं, हम पूरी तरह यकसू और मुतमिन है कि लियाकत बलोच के ऊपर कोई इस किस्म की जो जुर्म एक सेकंड बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट हाफिज साहब, एक सेकंड जी प्लीज। मुल्क की आला तरीन अदालत में एक केस खुला हुआ है। माजरत के साथ आप जो मर्जी जमात इस्लामी को समझे, मेरे लिए वो सुप्रीम कोर्ट से अफजल नहीं है जी। ठीक, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज्यादा काबिल एहतराम है, बल्कि पाकिस्तान की कोई जमात सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा काबिल एहतराम नहीं हो सकती। ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मैं कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि उस पर अफेक्ट ना पड़े केस पे, तो जितने लोगों की ये लिस्ट है, जितने लोगों की, इनको खुद वॉलंटरीली छोड़ देना चाहिए। इसमें जो लोग किसी हुकूमती ओहदे पर हैं उसमें से तो आप कर सकते हैं डिमांड
कि कोई हुकूमती ओहदे पर है वो यानी सर मियां शहबाज शरीफ छोड़ें, आप ना छोड़ें। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आएगा हम उसको तस्लीम करेंगे। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं। जी देखिए मुबशर, असूली तौर पे तो ठीक है, अब सिर्फ एक रस्मी फैसला ही रह गया अदालत से, वरना तो एक फॉर्मर डीजी ISI का जब एफिडेविट अदालत में पड़ा और किसी भी इनमें से जितने लोगों नहीं चीमा साहब, ये रस्म नहीं है, एक मिनट मैं डिसएग्री करता हूं, एक मिनट इनमें से किसी ने मैं भी इसको इल्जाम confront लगा नहीं दूं किया कि अभी मैंने तक। उमर सरफराज चीमा को मैंने फलां पैसे दिए हैं और मैं क्योंकि इस मुल्क में एंकर थोड़े हैं ऐसे, तो ये आपने ये नहीं कि मेरी बात सही है। आप देखें इतना एक सीनियर एक पोस्ट से एक बंदा एक एफिडेविट देता है, सीनियर क्या इस मुल्क में सदर जो है पर टॉपल करते हुए हुकूमतों को झूठ बोल रहे हैं। चीमा साहब को इतला नहीं है। फारूक लगा, एक मिनट फारूक, आपने फारूक लगारी ने जितने इल्जामात लगाए उनमें से एक भी इल्जाम नहीं साबित हुआ। असूलन तो फारूक लगारी की कब्र का ट्रायल होना चाहिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आजाद अदलिया हो तो कम से कम इस किस्म की चीजें चीमा साहब को इल्म नहीं है। चीमा साहब को इल्म नहीं है। जमात इस्लामी पहले दिन से पार्टी बनी हुई है। इसमें जमात इस्लामी पहले दिन से आर्टिकल 6 पे अच्छी बात अगर आप पार्टी बने, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं लगारी का भी होना चाहिए। मुबशर साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब जिन लोगों के ऊपर ये इल्जामात हैं उन्होंने आज तक उसको क्यों नहीं उसको परसू किया। और दूसरा जो आपने बात की बिल्कुल अखलाकी तौर पे, असूली तौर पे, इनको ये सारे जो सियासतदान जिनके नाम पे इनको रिजाइन करना चाहिए अपने ओहदों से। और अगर ये साबित हो जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर बैन लगना चाहिए। रिजाइन तो देखे मैं जमहूरियत को डिरेल करने के लिए एजेंसियों से पैसे लेते हैं। इस लिस्ट में 15 लाख है जमात इस्लामी का। 15 लाख कीमत लगाई है बेवकूफों ने जमात इस्लामी की 1988 15 लाख। 8 में भी हो जाता काम। अच्छा 8 में भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने अरबों रुपए के करोड़ों रुपए के प्लॉट 86 में लिए थे अस्पताल बनाने के लिए, उनको भी 86 में जिन्होंने प्लॉट लिए थे ना उनको पहले रिजाइन करना चाहिए। जी कह रहे साहब। उमर चीमा साहब से बड़ी अदब के साथ गुजारिश ये है कि माजी में गलतियां बहुत सारे लोगों ने की हैं, वो रिकॉर्ड दुरुस्त होने चाहिए। उमर चीमा साहब, आपके लीडर ने भी बहुत बड़ा गैर जमहूरी काम करने की कोशिश की थी जब परवेज मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में उनको सपोर्ट किया था, जो आईनी तरीकाकार नहीं था। लिहाजा इस तरह न करें। मैं वो भी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा ज़ाहिर कातिल था। गलतियां तो मेरे से भी हुई हैं आज के बाद देखें ना साहब, हमारे मैं आगे की बात करता हूँ, ये बात दुरुस्त है। देखिए मैं वही अर्ज करता हूं, आज अगर फ्यूचरिस्टिकली हम अपने रस्तों को दुरुस्त तय करते हैं और हमारा टोटल फोकस क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक रियासत के इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर किसी इदारे ने माजी में कोई गलती की थी तो अब नहीं करनी चाहिए। आइंदा से हमने वो रस्ते बंद करने की कोशिश करनी है। हमने सिर्फ ब्लेम गेम में एक दूसरे के ऊपर धब्बे लगा के इससे पहलू तही नहीं कर सकते। और जमात इस्लामी की हद तक बिल्कुल हाफिज साहब ने दुरुस्त कहा कि जमात इस्लामी पहले दिन से अपने इस जो फाइंडिंग आई थी इसके खिलाफ, या जो एफिडेविट फाइल हुआ था इसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट में गई हुई है कि हमारे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाया गया है। बाकी कोई जमात नहीं गई थी। और इसके साथ साथ ये भी गुजारिश है कि इसमें असलम बेग साहब भी अदालत में अपीयर हुए थे और उनका बयान भी कोर्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन सवाल एक और पैदा होता है, मैं कायरा साहब माजरत के साथ, सिद्दीकुल फारूक साहब माजरत के साथ, कि अगर असलम बेग ने पैसे दिए तो वो भी तो मुजरिम है ना, उसके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? वो सिर्फ गवाह के तौर पे क्यों होना चाहिए? मैं कहता हूं जी होना चाहिए। ये तो आगे कोर्ट का काम है ना, कोर्ट देखेगी कि आगे इसको फर्दर, या जो लोग जिनको एलिज किया गया है वो आगे। यानी असलम बेग ने क्यों मजाक बना लिया है पूरी चीज को कि जिसका दिल किया जो मर्जी कह दिया? फिर क्योंकि कुरान या अल्लाह ताला का जो हुक्म है हमें वो तो ये है कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी तो गुनाहगार है। आपकी लॉजिकली दुरुस्त है, बिल्कुल मुझे लॉजिकली दुरुस्त है। जो जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस हैं यकीनन वो अदालतों में जाएंगे, उनको भी कि जी जिन लोगों ने पैसे दिए थे। 35 सेकंड है सिद्दीकुल फारूक साहब, 35 सेकंड अगर आपने कोई क्लोजिंग कलमात कहने हैं तो बहुत जल्दी। पहली बात तो दुरुस्त है कि इकरारी मुजरिम तो वो है जो कहता है मैंने पैसे दिए हैं, किसको साबित होना है, उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कही, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैंने उस माहौल में, ये छप भी चुका है, पट्टियाँ भी चली, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके बारे में कहा था ये गैर आइनी बयान है। आज मैं कहता हूँ आइनी है, तो हुजूर जो बात उस वक्त गैर आइनी थी वो आज भी गैर आइनी है। एक दूसरा, अगर अहम इशूज़ पर, एक लम्हा कमरुज़्ज़मान साहब, अहम इशूज़ पर अगर वज़ीर आज़म साहब के गुज़श्ता एक महीने में बयानात देखें, एक एक दिन में उन्होंने अपने बयान की तरदीद की है, तरदीदी बयानात दिए हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब को भी देखना चाहिए क्या सोच समझ के बयान। लेकिन आखिरी जुमला मेरी तरफ से, आखिरी जुमला, फिर आप चलें। मैं ये समझता हूं कि हमें एक लम्हा, कमरुज़्ज़मान साहब एक लम्हा मुझे कहने दीजिए, हमें साफ सुथरा होकर
इस मुल्क और कौम के मफाद में आइनी जमहूरियत तसलसल को कायम रखते हुए और जो फंडामेंटल्स हैं उन पर इत्तेफाक राय कायम करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि ये रियासत कमर खुले और यहाँ आवाम के मसाइल भी मुझे दे दीजिए। हाफिज सलमान, आपने ये 1 मिनट मुबशर साहब 1 मिनट जरा रुकिए। आपने ये आगे बढ़ना है कि मरकजी हुकूमत को स्टेट सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देती है और वो बंदा जो पाकिस्तान का शहरी अब नहीं है, वो पाकिस्तान में आने के लिए आज मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं उसको दावत देता हूं वो लाहौर में आके लैंड करे और यहां पे आके मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा। क्या आप मरकजी हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत कर रहे हैं? नहीं, ये आप गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं? बात ये है, यहाँ पे मरकजी इदारे उसको प्रोटेक्ट करने को तैयार हैं। इसकी वजाहत थैंक यू सदीकुल फारूक साहब, थैंक यू चाहते हैं? हाफिज सलमान भट्ट साहब आपका, उमर सरफराज चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने चलते चलते सिर्फ एक बात कहनी है कि ये बहुत लंबी लिस्ट है और बड़े कारी इल्ज़ामात हैं, कारी ज़रबे हैं कि जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने पैसे लिए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उन अशखास पे या उन लोगों पे तो ये जुर्म साबित होना है और वो तो अदालत में है, सब्जुडिस मैटर है। अदालत का काम है डिसाइड करना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है डिसाइड करना कि इन्होंने पैसे लिए हैं कि नहीं लिए, और अगर नहीं लिए तो वो मुजरिम नहीं है, और अगर लिए हैं तब वो आइन के मुताबिक वो ज़रूर उन पर जुर्म साबित होता है। लेकिन एक चीज़ जो साबित होती है, जिसने पैसे दिए हैं, जिसने रिश्वत दी है, उसने इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के आइन से इनहराफ किया है, तो उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।